ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं और इस वक्त राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत किया है। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी आपको बता दें, देश के हित में एक देश एक चुनाव के लिए उठाया गया ये शानदार कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक कदम है। हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, देखिए बधाइयों का दौर, शुक्रिया का दौर भी शुरू हो गया है और हो क्यों ना उत्तर प्रदेश तो बेहद खुश होगा। बीजेपी की सरकार है और अगर आज की तारीख की हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा लोकसभा चुनाव के लिए एक साथ वोट पड़ते हैं तो ये तो गवर्नमेंट के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। और देखिए मीनाक्षी, राजनीतिक दल निश्चित तौर पे इसको अपने दल विशेष के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर देश के हिसाब से समझिए तो निश्चित तौर पे इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कोई भी सेंसिबल व्यक्ति होगा और उसके साथ अगर आप ये बातचीत करेंगे, क्या देश के ऊपर ये बोझ हमेशा रहना चाहिए कि हर साल कुछ राज्यों के चुनाव होते हैं, फिर 5 साल पे लोकसभा के चुनाव होते हैं, उन राज्यों के चुनाव का जैसे ही ऐलान होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, फिर उतने दिनों तक डेवलपमेंट वर्क जो है एकदम से उस पर हॉल्ट लग जाता है। क्या ये देश ये अफोर्ड कर सकता है? और दूसरी चीज़ कि जितने संसाधन खर्च होते हैं, क्या ये देश इसको अफोर्ड कर सकता है? इसको करते रहना चाहिए या इसका कोई एक दूसरा विकल्प होना चाहिए? और जैसा कि पहले होता भी था, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही साथ चुनाव हो और उस चुनाव में चाहे राज्य की सरकार का हो या केंद्र की सरकार का हो, एक ही साथ चयन हो जाए, उसके बाद अगले 5 सालों तक वो सरकार काम करते रहे? तो अगर आदर्श स्थिति में देखें, सैद्धांतिक तौर पे देखें, तो शायद ही इस तर्क से किसी को ऐतराज हो। लेकिन निश्चित तौर पे जो राजनीतिक दल है वो अपने हिसाब से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और उसके चलते आपको प्रतिक्रियाएं दिखेंगी कि अगर सत्ता पक्ष का होगा तो उसकी तारीफ करेगा, अगर विपक्ष का होगा तो उसकी आलोचना करेगा। लेकिन देश के जनमानस के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए तो बहुत कम ओपिनियन ऐसा दिखेगा जो इसके खिलाफ हो। अधिकांश ओपिनियन आपको ऐसा ही दिखेगा। और जब से ये चर्चा चल रही है, अधिकांश लोगों से आप बातचीत कीजिए तो वो इस बात को समझते हैं कि चुनाव का बोझ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर साल देश के ऊपर पड़ता रहे। हालांकि इसमें अड़चनें काफ़ी आएंगी और उन अड़चनों को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि इतने लंबे समय से इसका एक विमर्श चलाया जा रहा है। ऐसी अड़चन की बात कर लेते हैं। पहले तो ये कानूनी अड़चन की बात है जिसका जिक्र मैं देवेंद्र थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रही थी कि ये कैसे होगा। अब मसलन कई राज्य ऐसे हैं जिनका अभी भी कार्यकाल बाकी है, जिनका अभी भी करीब 1 साल का, किसी का 6 महीने का ही की सरकार बनी है। अब ये जो अड़चन है इसे कानूनी तौर पर कैसे दूर किया जा सकता है? तो जो लॉ कमीशन है उसने इस पर भी एक जो ट्रिक बताई थी, वो अमित बताएंगे। अमित। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, ये भी बताना जरूरी है आखिरकार कि इसके फायदे क्या हैं और ऐतराज भी क्यों हैं। तो एक साथ अगर चुनाव होते तो ऐतराज क्या हो सकता है? जो वोटर्स है लोकल के बजाय नेशनल मुद्दों पर वोटिंग करेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज को लग सकता है और विधानसभा पहले भंग करने के बाद फिर से इसको करवाना पड़ेगा। एक साथ चुनाव होने पर स्थानीय मुद्दे भटक जाएंगे, सबसे बड़ा डर लगता है। नेशनल मुद्दों पर ही वोटिंग होगी, ये डर है पॉलिटिकल पार्टीज को, खासतौर पर रीजनल पार्टीज को। और कई पार्टियों ने इसलिए इसका विरोध भी किया कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं तो जो मुद्दा होगा वो हावी रहेगा जो नेशनल मुद्दा है, और जो क्षेत्रीय या लोकल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और जो क्षेत्रीय शत्रप हैं या जो लोकल पार्टीज हैं या कि एक क्षेत्र में सिमटी हुई पार्टियां हैं, उनको इसका सब भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ पार्टियों ने अपने राय भी दी थी इसको लेकर कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, अलग अलग जो चल रहा है उसी को रखा जाए। विधानसभा पहले भंग करने के बाद फिर इसको करना पड़ेगा, यह भी एक बड़ा रहेगा। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में तो हाल ही में चुनाव हुए हैं, लेकिन अब 5 साल से पहले ही वहां पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं और यह भी एक रिस्क रहता है कहीं ना कहीं कि क्या वापसी फिर होगी नहीं होगी। कई जो रूलिंग पार्टीज है उनके अंदर यह रहेगा। अब जो रूलिंग पार्टीज है गठबंधन जब करने जाएंगे तो किस हिसाब से गठबंधन होगा, क्योंकि आप खुद वहां पर इंडिया अलायंस के साथ है, आप समझ सकती हैं कि क्षेत्रीय मुद्दे कितने अलग होते हैं, नेशनल मुद्दे अलग है। जहां क्षेत्रीय मुद्दों पर कांग्रेस के साथ टीएमसी नहीं है या फिर वहां पर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पे दोनों पार्टियां एक साथ है। अब जब चुनाव में जाएंगे, एक साथ इलेक्शंस होंगे, तो आप सोचिए कि बंगाल में टीएमसी और कैसे जाएंगे। जब आपने विपक्षी दलों की बात कर ही ली है तो हम जरा इस पर विजय लक्ष्मी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी, अगर हम 2 फेजेस में भी चुनाव के बारे में सोचे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, कि पहले फेज में लोकसभा चुनाव के साथ उन राज्यों के चुनाव हो जाएं जहां पर अभी सरकार बनने वाली स्थिति है, कहने का मतलब राजस्थान, छत्तीसगढ़ या कुछ और ऐसे, हम तेलंगाना की बात करें जहां पर अभी सरकार बननी है, चुनावों में जाना है विधानसभा, और दूसरे फेज में उन राज्यों को हम वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाए जहां पर सरकार को 1 साल का या 2 साल का कार्यकाल बीत चुका है।
तो क्या विरोधी दल इस मुद्दे पर या इस फॉर्मूले पर सहमत हो सकते हैं? आपके सोर्सेस क्या बताते हैं? देखिए मीनाक्षी, कल जो सूत्रों से बात हुई तो राहुल गांधी जब मीटिंग खत्म हो गई अनौपचारिक और जब नेता बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने एक टिप्पणी की कि सिर्फ ध्यान भटकाने का जरिया है केंद्र सरकार का। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब राहुल से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की तो उन्होंने कहा सरकार पैनिक मोड में है। तो विपक्षी दल मानते हैं और खासतौर से कांग्रेस पार्टी मानती है कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है जिन राज्यों में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, चाहे बात राजस्थान की हो, चाहे बात तेलंगाना की हो या छत्तीसगढ़ की हो। तो कांग्रेस मानती है कि इसलिए सरकार पैनिक मोड में है और इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहते हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में केंद्र सरकार की एक मशीनरी होती है और रिसोर्सेज के लेवल पर केंद्र सरकार के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे में जनता जो है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सशक्त चेहरा भी है। तो राज्यों की इकाइयां भले ही भारतीय जनता पार्टी की इन राज्यों में बहुत मजबूत ना दिखें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अभी भी एक सशक्त चेहरा है। ऐसे में अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होंगे तो उसका फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये एक डर विपक्षी खेमे में जरूर है और शायद इसी वजह से वो इसका अपोज भी करेंगे। और साथ ही वो अलग बात है कि वो डर अगर है तो वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं विजय लक्ष्मी। इसलिए कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे से भी ये पूछा गया था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा था कि आ रहा है, आने दो, ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हमारी बुलेटिन भी यही लाइव मुंबई से जारी रहेगी। एक तरफ इंडिया अलायंस की मीटिंग 2024 को लेकर उनकी रणनीति, वहीं दूसरी तरफ सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक वन नेशन वन इलेक्शन में क्या देश जाने वाला है। देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ब्रेक पर जाने से पहले विपक्षी दलों की इस जो अभी विजय लक्ष्मी ने बताया कि विपक्षी दल थोड़े से परेशान जरूर हैं, भले ही वो सामने दिखा ना रहे हों। और मीनाक्षी, अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का पार्लियामेंट में जो कार्रवाई चली है अगर आप उसको ध्यान में रखें तो आपको एकदम से समझ में आएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अचानक ये फैसला हुआ है किसी पैनिक बटन के तहत, जैसा कि दावा किया जा रहा है उसके तहत हुआ है। ऑलरेडी पार्लियामेंट्री कमिटी इस पर विचार कर चुकी है। तब के कानून मंत्री सदन में ये बता चुके हैं और जब उन्होंने बताया तो ये भी बताया कि क्या क्या बाधाएं आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें एकदम से सरकार ने ये तय ही कर लिया था और अचानक से लेकर आ गई है। ये सारी चीज़ें लोकसभा की कार्यवाही में ऑलरेडी दर्ज है। तब कानून मंत्री किरण रिजिजू हुआ करते थे और उन्होंने उनके जवाब में ये बाकायदा मेंशन है कि इसको अगर लागू करना हो तो क्या अच्छाई होगी, क्या क्या फ़ायदा होगा और क्या बाधाएँ हैं, क्या समस्याएँ हो सकती हैं, उस पर विचार करना है और सबको विचार करने की जरूरत है। और उसी लिहाज से ये कमेटी बनाई गई है। जो विचार करने की जरूरत है वो इस लिहाज से है कि क्या देश में एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए। अगर दुनिया के उदाहरण को देखें तो साउथ अफ्रीका, स्वीडन ऑलरेडी यहाँ पे होता है, यूके में भी एक फिक्स टर्म रहता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी काफी हद तक और जो लॉ कमीशन आया था है तो शायद बहुत सारे जो सवाल थे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसका जवाब भी उन्होंने ढूंढा भी था। पहले फेज में लोकसभा के साथ कुछ राज्यों के चुनाव का उन्होंने एक कह सकते हैं कि सलाह दिया है। फिर दूसरे फेज में बाकी बचे राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाएंगे, जिसका जिक्र पहले मीनाक्षी भी कर रही थी कि जिनके इलेक्शंस पास में है। 2024 में आप देखा इलेक्शंस होने वाले हैं। देखिए महाराष्ट्र, झारखंड 2024 से 25 के बीच यहां हो सकते हैं, बिहार, क्योंकि यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं 2024-2025 के बीच। तो सेकंड फेज में यहां चुनाव हो सकते हैं, महाराष्ट्र में हो सकते हैं, उसके बाद जैसे देखा है दिल्ली में हो सकते हैं, इसके अलावा बिहार में हो सकता है। उसी तरह से अगर बात की जाए अभी की तो अभी अगर 4-5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा इसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। ये मध्य प्रदेश जिसका मैं जिक्र कर रहा था 2023 में चुनाव होने, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और साथ ही मिजोरम भी है। तो यहां पर 5 राज्य हो गए जिनका इलेक्शंस हो सकते हैं। अब ये देखना है कि इनको एक साथ क्लब करके क्या लोकसभा चुनाव के साथ किया जा सकता है, क्योंकि इनके इलेक्शंस और साथ ही साथ 2024 और 25 के बीच में आपने देखा कि कुछ और राज्य है। तो अगर इन सबको अगर मिला दिया जाए तो फर्स्ट फेज में आप कह सकते हैं कम से कम 5 से 10 जो स्टेट्स हो जाएंगे उनके इलेक्शंस हो जाएंगे और साथ में जो लोकसभा है उसके इलेक्शंस हो जाते हैं। बहरहाल ये तो फिलहाल सिर्फ हम आपको संभावनाएं बता रहे हैं और इसी तरह की संभावना जो है लॉ कमीशन की ओर से दी गई है। अच्छा, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि 2 फेजेस में क्यों होने जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे जो कार्यकाल है उनका लंबा कार्यकाल बचा हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश का लंबा कार्यकाल बचा हुआ है क्योंकि 2022 के आसपास उसके चुनाव हुए थे और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जो उनका जो कार्यकाल है लगभग कम से कम 4 साल पूरा कर ले। यही वजह है कि यहां पर आप महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार को देख रहे हैं क्योंकि इनके करीब 1 साल ही बचे हुए हैं, यानी नेक्स्ट ईयर ठीक लोकसभा चुनाव के बाद वहां पर इलेक्शंस के लिए वक्त आ जाएगा।
और इस वक्त आप यहां पर देख सकते हैं कि हम अलग अलग राज्य बता रहे हैं। बिहार में भी 2020 में चुनाव हुए थे, तो 5 साल बाद लगभग 2025 में यहां पर भी चुनाव होने हैं। अब आपको बताते हैं कि 4 ऐसे वक्त थे, यानी कि इससे पहले भी 4 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके। 1951 से लेके 1967 तक चुनाव हो चुके हैं, जिसमें एक साथ लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव हुआ था। तो हम जिसका आपको जिक्र कर 1952, 1957, 1962, 1967 एक साथ यहां पर चुनाव हुए थे देवेंद्र, और उसके बाद 68 और साथ ही साथ विधानसभा पहले भंग कर दी गई थी, उसके बाद फिर चुनाव हुए। तो कुल मिलाकर जो एक लॉ कमीशन की ओर से कहीं ना कहीं आपके पास सजेशन दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं फेज 1 फेज 2, जिससे कि जो कहीं ना कहीं राज्यों को लगता है कि हमने तो अभी 2 साल पहले चुनाव जीता, हमारा 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, फिर से आप हमको लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल 2 फेज में इसको किया जा सकता है, और वो ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बड़ी समस्या जो डिस्कशन होना चाहिए वो इस बात पर होना चाहिए कि जैसे आपको बहुत ज्यादा ईवीएम की जरूरत पड़ती है और उस ईवीएम को बनाने में थाउजेंड ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज जो है वो खर्च होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, सिक्योरिटी फोर्सेस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी, उसके लिए क्या करना है। तो इस डिस्कशन का आइडिया ही यही था। सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस बात को कहा था तो उनका आइडिया यही था कि सब तरफ से अलग अलग ओपिनियन आए, और इसी का नतीजा था कि जो लॉ की पार्लियामेंट्री कमेटी है उस कमेटी ने सभी स्टेक होल्डर से मैप बातचीत में आ किया। जाऊं, क्योंकि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम 5 राज्य हैं जहां अभी चुनाव होने हैं। नवंबर में उनका डेट चल रहा है। क्या लगता है कि ये एक ऐसा मौका है जहां पर क्या क्लब हो सकते हैं, जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने कर दिया था कि दिसंबर में चुनाव होंगे? बिल्कुल, और इनके साथ आप अगले साल की अगर बात कर लें तो महाराष्ट्र और हरियाणा को भी लोकसभा के साथ इन सबको जोड़ सकते हैं। अच्छा, बशर्ते आइडियली आप तैयार हो, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसके लिए तैयार होना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर सरकार ने ये फैसला किया और सभी जो विपक्षी दल हैं अनावश्यक विरोध करने लगे। बीजेपी खुद के भी स्टेट, बिल्कुल, और इसलिए बार बार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस बात को कहा जाते रहा है कि इसको आप राजनीतिक चश्मे से ना देखें, क्योंकि जब भी ये करना होगा तो कुछ दलों के साथ एक जगह किसकी सरकार होगी, दूसरे दलों की दूसरी तरफ सरकार होगी, और तीसरी चीज की जो टर्म की बात है, जैसा कि 2 ऑप्शन दिया गया था, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ समझौता करना होगा। लेकिन अगर इतना बड़ा फैसला लेना है और इतना जरूरी फैसला लेना है, क्योंकि आपके सारे डेवलपमेंट वर्क बाधित होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे उतना बड़ा बोझ पड़ता है, उसी को आप बार बार एक्टिव करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को आप उसी तरह से बार बार एक्टिव करते हैं। क्या ये नहीं होना चाहिए? और जैसा कि मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका जैसे देश ने अगर इसको अपनाया है, स्वीडन ने अपनाया है, ब्रिटेन ने लोकसभा के मामले में अपनाया है, तो क्यों ना हो ऐसा? नहीं, बिल्कुल। अब जरा बात करते हैं हम कि अगले साल कौन से चुनाव होने जा रहे हैं। 2024-25 का हम जिक्र कर रहे हैं। पहले तो लोकसभा हो जाएंगे, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के चुनाव होने होंगे, उसके बाद फिर दिल्ली में चुनाव होंगे, झारखंड और बिहार में चुनाव होंगे, और साथ ही साथ देखिए झारखंड और यहां पर आपने देख लिया बिहार, तो ये कुल मिलाकर यहां पर भी आप 4 राज्य देख रहे हैं जहां पर 2025 और 24 में चुनाव होने हैं। बहरहाल आप जिक्र कर रहे थे कि क्या इनको भी क्लब किया जा सकता है? 2024-25 में 4 और राज्य हो गए, 2-3 तो आपने बता दिए थे, हरियाणा और ये तो क्लब करते हैं, तो मुझे लगता है 10 से ज्यादा आंकड़ा जा रहा है स्टेट के अंदर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अगर तैयार हो सभी दल तो ये बहुत आसानी के साथ हो सकता है। जैसा कि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि बशर्ते वो महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार, कई सारी चीजों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। जैसे इस बात को लेकर सहमति बनानी होगी कि हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी जरूरत है, कैसे कैसे उसको वहां से डिप्लॉय करना है, सभी पक्षों के एक साथ होना होगा। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें विचार किया था, चुनाव आयोग सहित सभी स्टेक होल्डर से उसने बातचीत की थी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें प्लस माइनस दोनों बताए गए हैं। उसके बाद अगर इस काम को किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि देश का जनमानस तो यही चाहेगा राजनीतिक दलों से कि इसको राजनीति से ना देखें। नहीं, बिल्कुल, देश के क्योंकि आपने देश का जब जिक्र किया तो 2019 में 60,000 करोड़ का खर्च होना, देवेंद्र आप जानते हैं कि 60,000 करोड़ से कहां पर क्या क्या काम हो सकता है। बिल्कुल, और आप देखें तो आमतौर पर इस बात को कहा भी जाता है, हर व्यक्ति ये कहेगा कि चुनाव में इतना खर्च क्यों, इतने संसाधन क्यों। हाँ, एक बार हम जरा ग्राफिक्स करते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे। आप देखिए कि 2023 में चुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें होंगी? छत्तीसगढ़ की 90 सीटें इसमें आ जाएंगी, और साथ ही साथ यहां पर हम बात करें तेलंगाना की 119 सीटें असेंबली की आ जाएंगी इसमें। उसी तरह से मिजोरम में भी 40 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर हम बता रहे हैं 2023 में जो चुनाव होंगे कितनी सीट, 288 सीट हो गए ये महाराष्ट्र के, और उसके अलावा दिल्ली की 70 सीटें इसमें ऐड हो जाएंगी। अब बात करते हैं झारखंड की, तो 82 यहां पर असेंबली सीटें हैं जहां पर चुनाव होंगे। बिहार की 243 सीटों पर चुनाव होंगे, और साथ ही यहां पर हम देख रहे हैं और 543 हो गए आपके सांसद और 1362 विधायक मतलब चुने जाएंगे एक साथ। तो लेकिन अगर इसको एक साथ हम कर देते हैं तो आप जो लॉजिस्टिक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे मतलब 60,000 करोड़ का खर्चा, वो आधा शायद हो जाए। बिल्कुल, और उसमें दोनों चीजें हैं अमित की, कई सारी चीजों में आपको फायदा होगा तो दूसरी तरफ नुकसान आपको ये होगा, और उसको समझना होगा। और राजनीतिक दल जब सब साथ आएंगे तभी ये काम हो पाएगा, इस लिहाज से कि आपको मैन फोर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन बार बार नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल टर्म में अगर आप देखें तो आपको फायदे कई हैं,
असुविधा जिसे कहें, नुकसान इसको कहना ठीक नहीं होगा, असुविधा जिसे कहें वो कम है। और वहां पर अगर राजनीतिक दलों की सहमति बन जाती है, रामनाथ कोविंद की यही कोशिश होगी कि वो इसकी सहमति बना ले जल्द से जल्द और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दें ताकि सरकार इस पर आगे बढ़ सके। और पूर्व राष्ट्रपति को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, ये अपने आप में बताता है कि सरकार इस फैसले को लेकर कितनी गंभीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं इस फैसले को लेकर। और क्योंकि आपने जिक्र है रामनाथ कोविंद का, तो आप समझिए कि पूर्व राष्ट्रपति को अगर यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया तो खुद वो लॉ बैकग्राउंड से आते हैं, साथ ही साथ संवैधानिक पदों पे कई लंबे वक्त से गवर्नर रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो कुल मिलाकर उनको पता है कि आखिरकार निटी-ग्रिटीज क्या है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल उसी पर उठेंगे। और निहायत ही संजीदा व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, वो बहुत संजीदगी के साथ बात करते हैं और पहले से भी उनसे आप बातचीत करते रहे तो किसी चीज के बहुत गहराई में जाते हैं, बहुत संजीदगी से बात करते हैं और उस समाज से आते हैं जो कि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो उस कम्युनिटी का व्यक्ति अगर इस फैसले को लेकर कर रहा है तो समझा जा सकता है कि देश के संसाधनों को बचाने के लिहाज से ये कितना बड़ा फैसला हो सकता है। उन्हीं के काम आएगा, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो संसाधन बचेंगे, रिसोर्सेज बचेंगे, वो गरीब तबके ही काम आएगा। लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।